थर्ड चैप्टर हमारा है मुद्रा और बैंकिंग, जहां पर पहला टॉपिक होता है मुद्रा। मुद्रा किसे कहते हैं? मुद्रा वो चीज है जिसके माध्यम से हम अपनी जरूरतों को, चीजों को खरीद सकते हैं, जिसके माध्यम से हम फ्यूचर की सिक्योरिटी को पूरा कर सकते हैं, जिसके माध्यम से उधार क्रय विक्रय कर सकते हैं। मुद्रा एक ऐसी चीज है जिसके माध्यम से किसी वस्तु और सेवाओं के मूल्य को निर्धारित कर सकते हैं। तो मुद्रा की परिभाषा अब जैसे भी देंगे, मुद्रा के बारे में हम जो भी बताएंगे, यानी कि मनी, मुद्रा मतलब मनी के बारे में जैसा आप बताएंगे वो सब सही है। तो ऐसे में हमें कंप्लीटली जानना पड़ता है मुद्रा के बारे में। चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे वस्तु विनिमय क्या है, वस्तु विनिमय की प्रमुख कठिनाइयां, मुद्रा किसे कहते हैं, मुद्रा के कार्य और मुद्रा पूर्ति। तो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आज की इस क्लास में, जो कि हमारे रिवीजन का डे नंबर 6 है, हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो ये पता कर लो कि मुद्रा है क्या। मुद्रा यानी कि मनी। व्हाट इज मनी? तो नॉर्मली कहते हैं मनी इज एनीथिंग दैट वी कैन यूज एज ए जनरल मीडियम ऑफ जनरल एक्सेप्टेंस, मीडियम ऑफ यूनिट ऑफ वैल्यू। मतलब मुद्रा क्या है? मुद्रा वह वस्तु है, वह वस्तु है जिसके माध्यम से, जिसको हम प्रयोग कर सकते हैं विनिमय के माध्यम के रूप में और वस्तु के मूल निर्धारण के लिए। ठीक है, कैसे? सर्वसम्मत रूप से क्या होता है? स्वीकार्य होता है। मतलब वह वस्तु जिसको विनिमय के माध्यम के रूप में मूल्य निर्धारण के लिए सर्वसम्मत रूप में स्वीकार किया जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट है जो पूरी तरीके से क्या होता है? कानूनी रूप से क्या हो? वैध हो, उसको हम मुद्रा कहते हैं। लेकिन बात है, क्या प्राचीन समय में ऐसा था? प्राचीन समय में मुद्रा ही नहीं था। प्राचीन समय में मुद्रा के रूप की, मुद्रा की जगह, जब मुद्रा का कोई भी अस्तित्व नहीं था, उस जगह प्रयोग होता था वस्तु विनिमय। किसका प्रयोग होता था? वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय यानी कि बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम। तो वस्तु विनिमय क्या था? देखिए, मुद्रा नहीं था लेकिन लोगों की आवश्यकताएं तो पूरी होनी थी। अब लोग अपनी आवश्यकताओं को अपने आप पूरा नहीं कर सकते थे, उनको दूसरे के ऊपर निर्भर होना पड़ता था, क्योंकि वो समय ऐसा था जहां पर लोग के पास इतना तकनीक नहीं था, लोगों के पास मुद्रा नहीं था, लोगों के पास इतनी सारी चीजें आविष्कार नहीं हो पाई थी। तो ऐसे में वो क्या करते थे? अपनी आवश्यकताओं को क्या करते थे? आवश्यकताओं का प्रत्यक्ष लेन देन करते थे। ठीक है, मतलब एक ऐसी प्रणाली जहां पर आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष लेन देन, मतलब एक ऐसी प्रणाली जहां पर वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रत्यक्ष रूप से क्या होता है? विनिमय होता है। उस प्रणाली को हम वस्तु विनिमय प्रणाली के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दो लोग हैं, ठीक है, ए और बी। ठीक है, ए के पास अनाज है, ठीक है, और बी के पास कपड़े हैं। अब ए को कपड़े चाहिए, बी को अनाज चाहिए, तो दोनों ही, ये इसको अनाज दे देते हैं, ये इसको कपड़े देते हैं, और आपस में विनिमय हो जाता है। तो इस विनिमय की प्रणाली को वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। हालांकि ये प्रणाली वही प्रयोग होता है जहां पर मुद्रा ना हो, जहां मुद्रा ना हो, प्राचीन समय में मुद्रा नहीं होता है, जहां विनिमय का क्षेत्र छोटा हो। ठीक है, तो वहीं पर इस प्रणाली का प्राचीन, लेकिन धीरे धीरे क्या हो ना, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ती चली गई, लोग समझदार होते चले गए, लोगों की जरूरतें बढ़ने लगी। जब लोगों की जरूरतें बढ़ती है ना, तो जरूरतों को पूरा करने के लिए जो उसके सोर्स होते हैं ना, वो ज्यादा चाहिए होते हैं। तो वस्तु विनिमय धीरे धीरे परेशानी खड़ी करने लगी। कैसे? क्योंकि दो लोगों का आपस में ऐसा होना कि दोनों के पास एक दूसरे की जरूरत का सामान होना, तो इस सिचुएशन को बोला जाता है दोहरा संयोग। दोहरा संयोग। और हर पल बढ़ती हुई आवश्यकताओं के साथ दोहरा संयोग नहीं बन पाता था। मान लो ए के पास अनाज है, बी के पास कपड़े हैं। अब ए चाहता है कपड़े वो दे, लेकिन बी चाहता है, वो बी क्या कह रहा है कि मुझे अनाज नहीं चाहिए। तो ऐसे में दोहरा संयोग बहुत कम होता था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उस व्यक्ति को ढूंढना जिसके पास मेरी आवश्यकता की वस्तु हो और वो मेरे साथ एक्सचेंज करने के लिए तैयार हो, इस चीज में बहुत बड़ी परेशानी थी। दूसरा, अगर एक्सचेंज करने के लिए तैयारी हो
तो कितना अनाज के बदले में वो कितना कपड़ा देगा, ये कपड़े के बदले में वो कितना अनाज देगा, कैसे तय होगा? एक सर्वमान्य मूल्य नहीं था। तो ऐसे में धीरे धीरे वस्तु विनिमय में तमाम कठिनाइयां आने शुरू हुई। कठिनाइयां यानी कि कमियां आने शुरू हो गई। बार्टर ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम कहते हैं, जिसमें सबसे पहली परेशानी तो हुई जो मैंने बताया, दोहरे संयोग का, जिसको बोलते हैं दोहरे संयोग का अभाव। दो व्यक्तियों का आपस में मिलना और दोनों की आवश्यकताओं का एक जैसा होना बहुत ही मुश्किल था। नंबर 2 जो प्रॉब्लम थी, जैसा कि मैंने ये भी बताया, वो था सर्वमान्य मूल्य मापक का अभाव। ऐसा कोई यूनिट नहीं था जिसके माध्यम से हम वस्तु और सेवाओं के मूल्य को माप सके। किसके बदले? आज के टाइम में हर एक चीज की मुद्रा, ये 20 रुपए का, ये 30 रुपए, ये 50, हर चीज की वैल्यू फिक्स है, उतना ही देना होता है हमें, एमआरपी लिखा रहता है। लेकिन प्राचीन समय में ऐसा नहीं था। तीसरी में इसकी प्रॉब्लम आती थी, क्या चीज? मूल्य संचय में कठिनाई। ठीक है, मूल्य संचय नहीं कर सकते थे क्योंकि वस्तुओं का वस्तु के साथ विनिमय होता था, वस्तुओं का सेवाओं के साथ बिना। अब वस्तु को कब तक बचा के रख सकते हैं? आपके पास अनाज है, कब तक बचा? ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, ऐसा कोई भंडारण सिस्टम नहीं था जहां पर चीजों को बचा कर रख सके। तो मूल्य के फ्यूचर के लिए आप इनकम को बचा कर नहीं रख सकते थे। और परेशानी थी, क्या परेशानी थी? स्थगित भुगतान का अभाव। स्थगित भुगतान का मतलब होता है उधार। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अनाज चाहिए लेकिन देने के लिए अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है। कि वस्तु विनिमय में क्या होता है? प्रत्यक्ष, एक हाथ से दे और दूसरे हाथ से ले वाला सिस्टम होता है। भाई मुझे अनाज चाहिए, मेरे बच्चे भूखे हैं, लेकिन मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। जो अनाज दे रहा है उसको कुछ और चाहिए, लेकिन जो उसको चाहिए वो मेरे पास नहीं है। तो ऐसे में अगर मैं उससे कहता हूं भैया अनाज दे दे, तुझे जो चाहिए जब मेरे पास आ जाएगा मैं दे दूंगा, तो वो नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं था। इसका मतलब आज हम लेंगे और कल वापस करेंगे, ऐसा सिस्टम ही नहीं था। तो ये बहुत परेशानी होती थी लोगों को एक्सचेंज करने में। नेक्स्ट, वस्तु विभाजन में कठिनाई होती थी। मतलब सस्ता, महंगा, ठीक है, उपयोगी, अनुपयोगी, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता था। ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं हो पा रहा था, बहुत परेशानी होती थी। और लास्ट है मूल्य हस्तांतरण का अभाव। मान लेते हैं हम जहां रहते हो किसी और को वैल्यू चाहिए, आज के टाइम में हमने यूपीआई कर दिया, तुरंत फीस जमा करनी है भाई की, तुरंत उसके मोबाइल में ट्रांसफर कर देते हैं, वो कहीं पर भी पहुंच जाए। पुराने समय में मूल्य हस्तांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान या फिर एक हाथ से दूसरे स्थान में बहुत परेशान, क्योंकि सामान लेके जाना किसी और, भाई कहाँ जा रहा है? बाजार जा रहा हूँ, और मेरा 2-4 किलो गेहूं लेके जा, मेरे बदले में ये लेके आना, ऐसा नहीं होता। वो कहता है मैं अपना सामान लेके जाऊं डोगे या तेरा सामान लेके जाऊं। तो मूल्य हस्तांतरण में बहुत परेशानी होती थी, क्योंकि मनुष्य शुरुआत से ही चालाक प्राणी रहा है। मनुष्य के सामने जब समस्या उत्पन्न होती है, ठीक है, लोगों के सामने जब ये सब बहुत ही विकट समस्या शुरू हो गई, तो क्योंकि मनुष्य है, मनुष्य अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए सोचता है। तो जो प्रॉब्लम्स लोगों के सामने आई, उन्होंने उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए काम किया, और इन सब प्रॉब्लम को दूर करते 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 समस्याओं का समाधान निकला। और समस्याओं के समाधान के रूप में आज के समय हमारे सामने क्या आया? मुद्रा, यानी कि मनी। इसका मतलब ये होता है मुद्रा वास्तव में विकसित हुआ कैसे? वस्तु विनिमय की कमियों को दूर करते करते। जैसे दोहरे संयोग की अभाव की जगह मुद्रा ने क्या किया? ये जो दोहरे संयोग, यहाँ की जो कमियां हैं, यही कमियां बाद में मुद्रा के कार्य बन गए। क्या बन गए? मुद्रा के कार्य। तो ऐसे में आपसे कोई पूछा जाए मुद्रा के कार्य, तो मुद्रा कार्य को मुख्यतः 2 वर्गों में बांटा जाता है, और मुद्रा के कार्य इन कठिनाइयों को दूर करते करते ही उत्पन्न हुआ। दोहरे संयोग के लिए आवश्यकता नहीं होगी, किसी आदमी को ढूंढना नहीं है, तुरंत जाओ, किसके पास सामान है पैसे दो, सामान ले लो।
हर किसी की वैल्यू निश्चित कर सकती है। आप जितना चाहे पैसे बैंक में जमा करके रखो, जब चाहे उधार लो, ईएमआई सिस्टम तो भर गया है। तो ऐसे में इन समस्याओं को दूर करते करते मुद्रा के कार्य हमारे सामने अस्तित्व में आए। तो हमें पढ़ना है मुद्रा के प्रमुख कार्य, और मुद्रा के कार्य को दो कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, हालांकि तीन है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में आप दो ही कार्य सबसे ज्यादा पूछा जाता है, दो ही कार्य बताऊंगा। एक है मुद्रा के मुख्य कार्य, यानी कि प्राइमरी फंक्शन, मेन या प्राइमरी फंक्शन। ठीक है, दूसरा है मुद्रा के द्वितीयक, द्वितीयक कह सकते हैं या गौण कह सकते हैं, जिसको बोलते हैं सेकेंडरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन। तो जब हम मुद्रा के मुख्य कार्य की बात करते हैं, मुख्य कार्य में केवल दो ही कार्य। नंबर 1 विनिमय का माध्यम, विनिमय का माध्यम, और इसका दूसरा जो कार्य है वो है मूल्य मापक की इकाई। ठीक है, जबकि अगर द्वितीय कार्य के अंदर कहा जाए, इसमें तीन प्रमुख कार्य है। एक स्थगित भुगतान का माध्यम, नंबर 2 मूल्य का संचय, और अगर हम नंबर 3 की बात करते हैं वो है मूल्य का हस्तांतरण। ठीक है, तो ये चार कार्य, 5 प्रमुख कार्य है, जहां पर 2 यहां पर है और 3 वहां पर है। तो सबसे पहले हम विनिमय के माध्यम की बात करते हैं। इसको बोलते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्या बोला जाता है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। वस्तु को खरीदना हो या बेचना हो, उसके लिए मुद्रा का ही प्रयोग किया जाता है, खरीदने बेचने के लिए। तो विनिमय का माध्यम, इस विनिमय के माध्यम ने दोहरे संयोग की आवश्यकता को खत्म कर दिया। अगर आपके पास पैसे है तो आप किसी भी दुकान में जाइए, कहीं पर भी जाइए, जहां आपके ये आवश्यकता की वस्तु है, तो आपको आवश्यकता देखने की जरूरत नहीं है। ये देखिए आपको जरूरत क्या है भाई, पैसा तो सामान वो आपको दे देगा। आपको ये नहीं है कि भाई आपको पास ये है या नहीं है। सामान अगर है, पैसा तो आपको मिल जाएगा। और हर एक वस्तु और सेवाओं के मूल्य का निर्धारण जो है मुद्रा के माध्यम से होता है। हर एक चीज की निर्धारण होता है। एवं इंसान की बॉडी पार्ट्स की कीमत भी तय, इंसान की ईमान की कीमत भी तय हो गई है। तो किसी भी चीज की मूल्य को मापने की इकाई के रूप में मुद्रा कार्य करती है। नेक्स्ट है, इन दोनों को सहायता प्रदान कर लिए स्थगित। स्थगित भुगतान का मतलब आज खरीदो कल भुगतान करो, ईएमआई सिस्टम। मुद्रा की इसी कारण से आज हर कोई अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है ईएमआई से। कार चाहिए ईएमआई पे मिल जा रहा है, घर बनाना है ईएमआई पे कर ले रहे हैं, पर्सनल लोन ले रहे हैं ईएमआई पे पेमेंट कर रहे हैं, मतलब हर मोबाइल खरीदना है ईएमआई पे ले रहे हैं। सब कुछ स्थगित भुगतान का माध्यम है कि आज जरूरत को पूरा करो, धीरे धीरे पेमेंट करते रहो। मूल्य का संचय, हम इनकम कमाते हैं, फ्यूचर के लिए बचा कर रखते हैं, बैंक में जमा कर रखते हैं, प्रॉपर्टी में रखते हैं, स्टॉक मार्केट में रखते हैं। अलग अलग तरीके से हम जो है पैसे को बचा कर रखे। और मूल्य हस्तांतरण, एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से हम वैल्यू को ट्रांसफर कर पा रहे हैं, ये मूल्य के कार्य। इसके अलावा मुद्रा के कुछ अन्य कार्य होते हैं जिनको मैं बता दूं। मुद्रा के अन्य कार्यों के रूप में अगर बात किया जाए तो यहां पर है नंबर 1 पूंजी निर्माण में सहायता। ठीक है, ये क्या होता है? मतलब पूंजी निर्माण में सहायता का मतलब होता है पुराने समय में उत्पादन के लिए वस्तु चाहिए, वस्तु देख के सामान आएगा। आज पैसा है, आप मशीन खरीद लो, प्रोडक्शन शुरू करो, आराम से जो आपका उत्पादन होता है। ठीक है, उसके अलावा वस्तु विभाजन संभव हो पाया। वस्तु विभाजन मतलब ये महंगा सामान है, ये सस्ता है, ये आवश्यक है, ये उपयोगी है, ये अनुपयोगी है। हर चीज की वैल्यू आज तय हो पाता है। इस समाज का विभाजन हो पाया है। ठीक है ना, रोजगार का सृजन हो पाया। इन सब चीजों के आधार पर मुद्रा के कार्य कर। अब मुद्रा के कार्य अगर समझ में आ जाता है तो नेक्स्ट हमें समझना है मुद्रा के रूप, मुद्रा के रूप या मुद्रा के प्रकार। अगर मुद्रा के रूप में को समझे तो अलग अलग प्रकार से समझ सकते हैं। सबसे पहले समझेंगे विधि के आधार पर। विधि के आधार पर मतलब कानून के रूप में। अगर विधि के आधार पर अगर समझे तो मुद्रा को समझा जा सकता है। एक है नंबर 1
विधि ग्रह मुद्रा, विधि ग्रह मुद्रा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीगल टेंडर मनी। क्या बोलते हैं? लीगल टेंडर मनी। और इसका दूसरा होता है ऐच्छिक, ऐच्छिक मुद्रा। ठीक है, विधि ग्रह मुद्रा वो है वह मुद्रा जिसे कानूनी वैधता प्राप्त हो, मतलब वह मुद्रा जो कानूनी रूप से वैध हो उसको विधि ग्रह मुद्रा कहते हैं। तो ऐसे में ये इस मुद्रा के भी दो रूप है, एक है सीमित विधि ग्रह मुद्रा और दूसरा है असीमित विधि ग्रह मुद्रा। ठीक है, सीमित का मतलब होता है जब मुद्रा के विनिमय की मात्रा, विनिमय की मात्रा सीमित हो, यानी कि क्वांटिटी जहां पर फिक्स हो जाती है उसको सीमित। जैसे सिक्के होते हैं, क्या उसका क्या है हमारे पास सिक्के, जैसे सिक्के हैं, ये सिक्के जो है लेन देन के लिए इसकी मात्रा सीमित कर दी गई है कि 1,000 रुपए 1,000 सिक्के आप प्रयोग में कर सकते हैं, उसके ऊपर इसका दबाव नहीं सकते हैं। लेकिन जहां पर विनिमय की मात्रा, विनिमय की मात्रा की कोई सीमा ना हो, जहां पर विनिमय की मात्रा की कोई सीमा ना हो तो उसको असीमित विधि ग्रह मुद्रा कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जितने भी नोट है वो सब कुछ, जितने भी नोट है वो सब कुछ असीमित विधि ग्रह होता है। ठीक है, फिर है ऐच्छिक मुद्रा। ऐच्छिक मुद्रा वह मुद्रा होता है जहां पर दो लोगों की आपसी सहमति के आधार पर मुद्रा का लेन देन होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करते हैं चेक की बात करते हैं, हम यूपीआई की बात करते हैं, हम डिमांड ड्राफ्ट की बात करते हैं, ये सब ऐच्छिक मुद्रा की होता है। तो जिसको देना है और जिसको दिया जा रहा है वो आपस में अगर सहमत है तभी प्रयोग कर सकते हैं, सहमत नहीं है तो इसका प्रयोग नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हो गया विधि के आधार पर। जो नेक्स्ट कैटेगरी है वह है भौतिक रूप के आधार पर। मुद्रा के भौतिक रूप के आधार पर जब हम मुद्रा को अलग अलग वर्गों में बांटते हैं तो उसको बोलते हैं भौतिक रूप के आधार पर। अगर मुद्रा की बनावट भौतिक रूप के आधार पर उसको अगर बांटा जाए तो बेसिकली इसको 3-4 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। ठीक है, तो इसको आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि उसको मैं चेंज कर रहा हूं, इसको इधर बढ़ाऊंगा, थोड़ा जल्दी से कर लीजिए। हो गया, ठीक है, ओके। अब अगर भौतिक रूप के आधार पर मुद्रा की अगर बात करते हैं प्रकारों की, तो जिसमें सबसे पहला प्रकार है धातु मुद्रा। धातु मुद्रा मतलब मेटेलिक मनी, मेटेलिक मनी। ठीक है, धातु मुद्रा यहां पर वह मुद्रा होती है जो किससे बनी होती है? धातु की बनी मुद्रा। धातु की बनी मुद्रा वह धातु से बनी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड कॉइन, फॉर एग्जांपल सिल्वर कॉइन, ये सब धातुओं से बनी मुद्रा होती है। और धातुओं के आधार पर धातु मुद्रा को भी दो रूप में बांटा गया है। ठीक है, एक है प्रमाणिक, प्रमाणिक मुद्रा। ठीक है, एक है प्रमाणिक मुद्रा और दूसरा है टोकन मुद्रा, टोकन मुद्रा। ठीक है, ये इसको बोलते हैं प्रतिनिधि, प्रतिनिधि मुद्रा। अब प्रमाणिक मुद्रा क्या है? प्रमाणिक मुद्रा यानी कि स्टैंडर्ड मनी। ठीक है, ये वह मुद्रा होती है जहां पर धातु का मूल्य, धातु का मूल्य और उसका जो मौद्रिक मूल्य होता है, किसका मूल्य होता है? मौद्रिक मूल्य होता है। जब ये दोनों आपस में बराबर होता है तो उसको हम प्रमाणिक मुद्रा कहते हैं, जिसका एग्जांपल है गोल्ड कॉइन और सिल्वर कॉइन। क्योंकि गोल्ड के ऊपर कभी वैल्यू नहीं लिखा रहता है, ग्राम लिखा रहता है, 10 ग्राम 20 ग्राम। इसका मतलब होता है ग्राम के आधार पर उसकी वैल्यू को मेजर किया जाता है। जबकि टोकन मुद्रा या प्रतिनिधि मुद्रा वह मुद्रा होता है जहां पर धातु मूल्य जो है कम होता है और उस मुद्रा का जो मौद्रिक मूल्य होता है वो कम होता है। धातु मूल्य की तुलना में मौद्रिक मूल्य क्या होता है? कम होता है।
जिसमें अगर बात करते हैं आज के टाइम में जितने भी सिक्के होते हैं, वर्तमान समय में सिक्के, चाहे वो 1 रुपए का सिक्के हो या फिर 5 रुपए के सिक्के हो या 10 रुपए के सिक्के, इस सिक्कों का जो धातु यूज होता है उसकी वैल्यू कम होती है। तो टोकन मुद्रा और प्रमाणिक मुद्रा हो गया। तो इसके थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, धातु मुद्रा के बाद नेक्स्ट जो मुद्रा है नंबर 2, उसको बोलते हैं पत्र मुद्रा। पत्र मुद्रा यानी कि पेपर मनी, ठीक है। पत्र मुद्रा वह मुद्रा होती है जो कागज से बनी होती है, कागज से बनी मुद्रा, ठीक है, कागज से बनी मुद्रा उसको पत्र मुद्रा कहते हैं। और इसके अंतर्गत सभी प्रकार के जो नोट है उस नोटों को हम जो है पत्र मुद्रा कहते हैं। इसके बाद जो थर्ड नंबर पे है वो आता है आपका कौन सी मुद्रा, साख मुद्रा। हालांकि इससे पहले एक और कह सकते हैं, प्लास्टिक मुद्रा कह सकते हैं, प्लास्टिक मुद्रा। प्लास्टिक मुद्रा का मतलब होता है वो मुद्रा जो प्लास्टिक की बनी होती है, जैसे एटीएम वगैरह वो सब। और साख मुद्रा में जैसे यूपीआई हो गया, ठीक है, जैसे हम चेक की बात करते हैं, ये सब साख मुद्रा होती है। इसको नॉर्मली बैंक मुद्रा भी कहते हैं, क्योंकि इन सब चीजों का योग सभी कर सकते हैं जब बैंक में ऑलरेडी पैसे होते हैं। तो ये हो गया मुद्रा के प्रमुख रूप। समझ में आ गया। जब मुद्रा के रूपों की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर एक चीज और एग्जाम में क्वेश्चन आता है जो मुद्रा से रिलेटेड होता है, वो होता है मुद्रा पूर्ति। मुद्रा पूर्ति, मनी सप्लाई, मनी सप्लाई। देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट है एक देश में कितनी मुद्रा की पूर्ति की जा सकती है। हालांकि किसी भी देश में मुद्रा की पूर्ति के जो स्रोत होते हैं, मुद्रा पूर्ति के स्रोत होते हैं, जैसे भारत में अगर हम भारत की बात करते हैं, भारत में मुद्रा पूर्ति के स्रोत है नंबर 1 कौन है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नंबर 2 कौन है, जो है व्यापारिक बैंक, व्यापारिक बैंक। और नंबर 3 कौन है, सरकार। ये तीनों एजेंसियां मिलके देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रा करती है और जिसका सबसे प्रमुख सोर्स है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इन्हीं के आदेशानुसार, इन्हीं के दिशा निर्देशन ये दोनों ही व्यापारिक बैंक, सरकार जो है समाज में, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति करती है। तो जब मुद्रा पूर्ति की बात करते हैं, एक अर्थव्यवस्था में कितनी मुद्रा होती है, अर्थव्यवस्था 2 प्रकार की। लोगों के पास कितना पैसा है, लोगों के पास कितना पैसा है, लोगों के पास जमा धन, ठीक है, लोगों के पास, और लोगों का बैंकों में जो पैसा, बैंक जमा, इन दोनों को मिला के बोलता है कुल मुद्रा पूर्ति। लेकिन इसकी एक्चुअल माप जरूरी है कि भारत में, देश की अर्थव्यवस्था में कितना मुद्रा की पूर्ति है। तो ऐसे में आरबीआई ने मुद्रा पूर्ति के माप बनाया, मुद्रा पूर्ति के माप, ठीक है, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई बोलते हैं। तो जब मुद्रा पूर्ति की माप की बात करते हैं, इसको 4 मेजर में बांटा गया, 4 प्रकार की मुद्राएं बांटा गया। ये है M1, M2, M3 और M4, ठीक है, 4 प्रकार की मुद्राएं, M1, M2, M3 और M4। इनको समझेंगे 4 कैटेगरी में किस प्रकार से मुद्रा की पूर्ति को, माप को गिना जाता है, काउंट किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 M1 मुद्रा पूर्ति, जिसमें आ जाता है C प्लस DD प्लस OD। यहां पर C का मतलब होता है जनता के पास नकद, जनता के पास उनके जेब में कितना पैसा है। और DD में आता है जनता का व्यापारिक बैंक में जो मांग जमा होता है, मतलब मांग जमा मतलब जिसको जब चाहे चेक के माध्यम से पैसा निकाल सकते हैं। और ओडी का मतलब होता है अन्य जमा, मतलब आरबीआई के पास विभिन्न वित्तीय संस्थाओं का जमा धन। तो पहले कैटेगरी में इसको ये 3 प्रकार की मुद्रा रखते हैं और इस M1 को नाम दिया जाता है संकुचित मुद्रा, क्योंकि इसमें सबसे कम
कैटेगरी की मुद्रा को शामिल किया जाए, संकुचित मुद्रा के नाम से इसको जानते हैं। जो दूसरी कैटेगरी है नंबर 2, दैट इज M2। M2 का फॉर्मूला होता है M1 प्लस FD, सॉरी SD। M1 के तीनों शामिल होते हैं, मतलब इसको यूं समझिए कि यहाँ पर जो है लोगों के पास जो पैसा होता है, लोगों का बैंक में जो पैसा होता है, RBI के पास रखा जो पैसा होता है, प्लस SD। तो यहाँ पर SD का मतलब होता है क्या, डाकघरों में जनता का बचत जमा है। डाकघर में, पोस्ट ऑफिस में भी लोग पैसा जमा करते हैं, तो पोस्ट ऑफिस में जो भी पैसा जमा होता है इसको इस कैटेगरी में शामिल करते हैं। तीसरी कैटेगरी होती है M3, इसमें भी M1 के तीनों शामिल होते हैं, प्लस इसमें एक और आ जाता है FD, जिसको TD कहते हैं। यहाँ पर FD का मतलब फिक्स डिपॉजिट, सावधि जमा। सावधि जमा कहां पर जमा होता है? सावधि व्यापारिक बैंकों में। लोग FD करा के रखते हैं, सावधि जमा करा के रखते हैं एक टाइम के लिए, तो उसको इस कैटेगरी में शामिल किया जाता है। और इसके बाद जो लास्ट कैटेगरी है हमारी M4, कौन सा कैटेगरी है? लास्ट M4 मनी। M4 सबसे बड़ा मनी है, इसमें M3 प्लस डाकघर में जमा है। डाकघर में सभी प्रकार की जमाओं को करते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा को छोड़कर, राष्ट्रीय सुरक्षा निधि को क्या करके छोड़कर बाकी सभी प्रकार की जो भी पैसा हो, चाहे SD हो चाहे FD हो, सबको शामिल किया जाता है। और इसमें M3 में सब कुछ आ जाता है, जैसे लोगों के पास कितना पैसा है, ठीक है, लोगों का बैंकों में कितना जमा है, RBI के पास कितना जमा है, ठीक है, प्लस FD कितना करा रखा है व्यापारिक बैंक में, प्लस कितना भी पोस्ट ऑफिस में जो भी जमा है, पोस्ट ऑफिस में जो भी जमा है, ये सब कुछ इसके अंदर का शामिल किया जाता है। तो जब सारी मुद्रा इसमें शामिल होती है तो इसका नाम, इसको बोलते हैं विस्तृत मुद्रा, ठीक है, ब्रॉड मनी सप्लाई। तो ये मनी सप्लाई एग्जाम में अक्सर आता है, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। और ये कंप्लीट हो गया मुद्रा के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट 3 टॉपिक मैंने बताया, वस्तु विनिमय और वस्तु विनिमय की कठिनाइयां, दूसरा होता है मुद्रा के कार्य, ये भी क्वेश्चन आता है मुद्रा किसे कहते हैं, ठीक है, वस्तु विनिमय की कठिनाइयों को मुद्रा ने किस प्रकार के दूर किया, ऐसे क्वेश्चन बनता है। फिर होता है, इसमें आता है वस्तु मुद्रा पूर्ति किसे कहते हैं, मुद्रा पूर्ति के प्रमुख मापों को समझाइए। तो मुद्रा पूर्ति के प्रमुख माप आपके सामने, कहीं पर कोई डाउट लगता है, कुछ प्रॉब्लम होती है कि समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, सारी प्रॉब्लम दूर करने की मैं कोशिश करूंगा आपके नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन कमेंट करेंगे, बताएंगे कि ये डाउट है, तभी पूरा हो पाएगा, ठीक है। इसी तरह से प्यार देते रहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, क्योंकि हर दिन आपको एक नया टॉपिक मिलेगा जो एग्जाम से रिलेटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं। अभी टॉपिक चलेगा, उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तब तक थैंक यू एंड बाय।